है तो 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। तो 690 में तो 403 अकेले यूपी की है, यानी कि चारों राज्य मिलाकर यूपी से कम है। तो सबकी निगाह उत्तर प्रदेश पे होगी, पूरे देश के नेता आएंगे। तो ये एक इम्तहान का मौका है, घड़ी है, और 5 साल पे राजनीतिक दलों को परीक्षा ये देनी पड़ती है। जनता के लिए भी अच्छा है कि उसे अपने जनप्रतिनिधियों से सवाल जवाब करने का मौका मिलता है, क्योंकि एक बार वो जिसे जिता देती है 5 साल वो नेता से पूछने की सवाल फिर हिम्मत नहीं कर पाती, और नेता उसे पूछने का अवसर भी नहीं देता, क्योंकि तब उसके पास सत्ता का मद होता है, अहंकार होता है। अब बात आती है कि चुनाव का ऐलान हो गया तो प्रक्रिया 14 जनवरी से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। आप ये देखिए कि 14 तक अपने यहाँ खरमास माना जाता है, खिचड़ी, और 14 के बाद ही कोई लिस्ट भी आएगी प्रत्याशियों की, क्योंकि कहते हैं भाई शुभ दिन में जारी होगी। तो 14 या 15 में पहली सूची राजनीतिक दलों की आनी शुरू हो जाएगी। अब जो लोग टिकट के दावेदार हैं, लगे हैं, वो इसमें जुटे रहें। लेकिन उत्तर प्रदेश का ये चुनाव कोरोना के साए में हो रहा है। 15 तारीख तक आयोग ने कहा है प्रचार नहीं होगा, कोई रैली नहीं होगी, कोई पदयात्रा नहीं होगी, कोई रोड शो नहीं होगा। अगर कोरोना बढ़ता है तो 15 तारीख के बाद कोई ऐलान चुनाव आयोग फिर करेगा। क्या ये चुनाव उत्तर प्रदेश का टल सकता है? क्या ये चुनाव आगे बढ़ सकता है? ये भी एक संभावना दिखेगी। और अगर ये होता है तो उत्तर प्रदेश में क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्योंकि रोज देश में अब 1.5 लाख के लगभग मरीजों की संख्या पहुंच गई है। तो ये चुनाव 10 दिन बाद इसका स्वरूप क्या होगा कोरोना का, ये इस चुनाव पे बड़ा असर डालेगा। अब बात आती है कि चुनाव लड़ा कैसे जा रहा है। पहली बात आपने देखी कि कई अधिकारी नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कई सारे नाम आ रहे हैं, बड़ी विचित्र विचित्र चीज़ें आप देख रहे हैं चुनाव में। तो सरकारी अधिकारियों को भी राजनीति में आने का बड़ा शौक रहता है, मोह रहता है, क्योंकि वो मंत्रियों के जलवे से, सरकारों की ताकत से बड़े प्रभावित रहते हैं। एक बात उत्तर प्रदेश में ये दिखती है कि बीजेपी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण माना है। वो लगातार यूपी में दौरे करते रहे, और ये दर्शाता है कि बीजेपी पूरी ताकत से लगेगी, क्योंकि उसके लिए ये चुनाव बड़ा अहमियत रखता है, क्योंकि लोकसभा और केंद्र का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। लेकिन उसके रास्ते में जो रोड़ा है वो सबसे बड़ा रोड़ा है समाजवादी पार्टी का गठबंधन। बीजेपी के पास संसाधन बहुत हैं, ताकत बहुत है, योजनाएं हैं, लेकिन उसको उम्मीद नहीं थी कि ये राजभर, ये जयंत चौधरी, ये केशव देव मौर्य, ये संजय चौहान, ये सब छोटी छोटी पार्टियां अखिलेश के साथ एकजुट हो जाएंगी। इसके लिए अब उनके सामने ये काट ढूंढना बड़ी चुनौती है, और यही वजह है कि केंद्रीय एजेंसियां भी काफ़ी सक्रिय हुई हैं, उनका भी रोल चालू है जी। अब ये जो पिछली बार उमाशंकर जी बैठे, 2 लड़कों का साथ लोगों ने देखा था विधानसभा चुनाव में, लेकिन कांग्रेस एक अच्छा काम ये कर रही है कि उसने इस बार किसी से गठबंधन नहीं किया। वो इसी बहाने अपने संगठन का विस्तार कर रही है, 403 सीटों पर नेता बना रही है, खड़े करेगी, बूथ के काम कर रही है। वो चुनाव जीतेगी कि नहीं जीतेगी ये कोई आदमी दावे के साथ नहीं कह सकता, वो कितनी सीटें पाएगी, लेकिन वो भविष्य का चुनाव के लिए अपनी तैयारी भी मजबूत कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होगा तब वहाँ पर भाजपा और कांग्रेस ही होंगे, तब लोग और दलों पर हो सकता है भरोसा कम करें। आज एक बात और बहुत चर्चा में रही कि योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं। बड़ा सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर चर्चा इस बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि मैंने भी कई जगह ये चर्चाएं सुनी हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले हैं? बिल्कुल ऐसी संभावनाएं काफी प्रबल हैं। जहां उनको मथुरा और गोरखपुर से समझा जा रहा था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन बताया जा रहा है कि अयोध्या में बूथ अध्यक्षों तक योगी जी का संदेश पहुंचा है।
योगी जी के पर जो मुझे कार्यकर्ता समझाइए और हैं, दर्शकों को भी समझाइए कि अयोध्या ही उन्होंने क्यों चुनना चाहा है, कारण? देखिए योगी होने के साथ साथ बीजेपी का एजेंडा राम मंदिर रहा है और बीजेपी राम मंदिर आंदोलन से भी देश के उस शिखर पर पहुंची है। सारे नेताओं की आस्था रही है उनके राम जन्मभूमि और राम से जुड़ी हुई। योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे करते रहे, राम मंदिर का फैसला आया, फिर शिलान्यास हुआ, उसका निर्माण चल रहा है, ट्रस्ट बना, मुख्यमंत्री के तौर पर वो लगातार अयोध्या में तमाम योजनाएं लेकर गए। महेंद्र सिंह उनके जो सिंचाई मंत्री हैं, उन्होंने राम की पैड़ी से लेकर अयोध्या के सौंदर्यीकरण घाटों के लिए कई सारी करोड़ों सैकड़ों हजारों करोड़ की योजनाएं वहां लाई हैं। एक मैंने सवाल सारे पैनलिस्ट से किया, मेरा इच्छा है कि मैं वो सवाल आपसे भी कहूं और आप दर्शकों को भी समझाएं और हम सबको भी बताएं। इस पैंडेमिक में जब बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं, आप किस तरह के रियल चैलेंजेस इस पॉलिटिकल पार्टीज के समक्ष देख रहे हैं इस बार? देखिए ये बात तो सही है कि चुनाव प्रचार कैसे होगा, चुनौतियां हैं, लेकिन अब गांव-गांव में हाथ हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है। अब वो जमाना नहीं रहा, जो अनपढ़ है वो भी मोबाइल पर देखकर आवाज़ सुनकर वो जान सकता है। अब हम उस जमाने में नहीं जहाँ लोग अंगूठा लगाते थे, अब बहुत कम लोग इस देश में अंगूठा लगाने वाले बचे हैं, लोग साक्षरता की ओर बढ़े हैं। चुनौती इस बात की है कि सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कौन लोग अपनी बात कैसे पहुंचा सकते हैं। एक बात आती है कि चुनाव को प्रलोभन से, पैसा से, घूस से, सामान से कैसे इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि ये तो हर वक्त की ज़रूरत है। कोरोना चाहे जितना चले, पैसा तो हरदम चाहिए। दारू मिल जाए, कोनो टाइम हो, रात बिरात, सवेरे शाम आदमी लेके रख लेगा। कुछ लोग ये कहते हैं भाई ये तो कोरोना नाशक है, अल्कोहल से कोरोना मरता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, गाँव में तमाम भ्रांतियाँ लोग फैली हुई हैं, नहीं मजा लेने के लिए लोग कहते हैं। देखिए बीजेपी के पास ये सब संसाधन बड़े मजबूत हैं, सोशल मीडिया उनका मजबूत है, उनके पास बहुत बड़ी फौज है लोगों तक बात पहुंचाने की, और उनके पास प्रचार के तमाम माध्यम हैं। तो ये जरूर है कि जितने लोग लड़ेंगे बीजेपी की ताकत से लड़ेंगे, लेकिन कहते हैं कि भाई अगर आंधियों में भी चिराग जलते हैं और चिराग की किस्मत में अगर जलना है तो चाहे जितनी तेज हवा, वो हवा की ओट लेके जलता रहता है। तो तमाम सारे उदाहरण इस देश में हैं, लेकिन जी हम जिस दौर में हैं, जिस समाज में हैं, वहाँ पर दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जाति और रिश्वत की चक्की के बीच प्रजातंत्र की जो सांसें हैं वो टूट रही हैं, और जिंदगी की जो छोटी से छोटी आवश्यकता है, अब उसको पूरा करने के लिए कोई साफ सुथरा रास्ता बचा नहीं है। दो बातें हैं, जाति और रिश्वत, ये इतनी प्रासंगिक हैं जी कि आम आदमी के लिए लोकतंत्र वहां गौड़ हो जाता है। एक सवाल और है आपसे, मैंने हेमंत जी से भी वो प्रश्न किया था, उत्तर प्रदेश में इस बार जाति चलेगी कि मुद्दा चलेगा, या संजय चौधरी जो बता रहे थे सोशल केमिस्ट्री? ये तो देखिए सब चलेगा, और भांग का गोला भी चलेगा, और क्वार्टर भी चलेगी, पेट्रोल डीजल भी चलेगा, राशन भी चलेगा। लेकिन ब्रजेश जी इस देश में राशन पे तो भाषण है, लेकिन भाषण पे कोई राशन नहीं मिलने वाला है। ये दुनिया जान ले, जिसके पेट में राशन चला गया वो भाषण दे सकता है जी, लेकिन भाषण से राशन नहीं होने वाला आप है। भांग पर इतना फोकस क्यों किया करते हैं वीरेंद्र जी? मैं अक्सर सुनता हूँ भांग एक सस्ता नशा है, एक पार्टी विशेष और समाज शंकर में जी ऐसे मत हंसिए, बोलने तमाम दीजिए। सारे लोग भांग और गांजा ये गांव में पैदा होने वाली चीज है, देसी नशा है। अच्छा, जिसके पास शराब पीने का पैसा नहीं है वो देसी नशा करते हैं, ओके, है ना। हाँ जी, कंक्लूड करें। चलिए कहे हैं कि खुदा एक ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने पर दिखाई न दे, कि खुदा किसी को ऐसी खुदाई न दे जिनको अपने सिवा कुछ भी दिखाई न दे, और खतावार समझेगी दुनिया तुझे अब इतनी ज्यादा भी तू सफाई न दे, और गुलामी को बरकत समझने लगे
असीरों को ऐसी रिहाई न दे, और खुदा एक ऐसे एहसास का नाम है जो रहे सामने पर दिखाई न दे। यही बात मैं हेमंत जी को अक्सर समझाया करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, अपने शानदार इनपुट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।